नमस्कार। आज हम बात करेंगे किसान जीवन और प्रेमचंद को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई तरह के रचनाकार होते हैं। कुछ ऐसे रचनाकार होते हैं जिनकी चौहद्दी अपनी ही भाषा होती है। कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं जो अपनी भाषा की चौहद्दी को पार कर जाते हैं। वे अपने समय के मुकम्मल समाज को समझने की कोशिश करते हैं। वो किसी खास इलाके में नहीं बंटते। वो अगर किसी इलाके को चुनते भी हैं तो वो उनके लिए सिर्फ एक विषय के लिए व्यवस्था होती है, अन्यथा उनकी दृष्टि में उस समय का संपूर्ण समाज होता है। ऐसे लोग अपनी भाषा को ऊंचाई देते हैं। ऐसे लोग अपनी भाषा को वह उत्स देते हैं जिसे कोई भी भाषा प्राप्त करना चाहती है। ऐसे रचनाकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे रचनाकार हैं प्रेमचंद। ये दोनों भारतीय नवजागरण की सर्वोच्च उपलब्धियां हैं। टैगोर तो हैं ही, प्रेमचंद भी हैं। आज जब हम बात करना चाहते हैं किसान जीवन को लेकर प्रेमचंद के संदर्भ में, तो सबसे पहले यह याद आता है कि प्रेमचंद हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिनकी दृष्टि इस बात पर गई, जिस भारत को गांवों का देश कहा जाता है और जिन गांवों को किसानों के नाते जाना जाता है, उन किसानों की ओर तो किसी की दृष्टि ही नहीं जाती है। जो किसान रात दिन मेहनत करते हैं, जो किसान लगातार अपने आंसुओं से अपने खेतों को सींचते हैं, अपने पसीने से अपने खेतों को सींचते हैं, उन किसानों के सुख के बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं। उस कालखंड के बारे में ही सोचें तो न अंग्रेज सत्ता सोचने को तैयार थी, न जमींदार सोचने को तैयार थे। किसान विवश थे परिश्रम करने को और भूखे मरने को, असमय मरने को, अपनी बेटियों की बेमेल शादियां करने को। प्रेमचंद पहले रचनाकार हैं हिंदी के जिनकी दृष्टि इस ओर गई। बल्कि एक अर्थ में कहें तो फकीर मोहन सेनापति के बाद वे भारत के ही ऐसे दूसरे रचनाकार हैं जिन्होंने बहुत विस्तार के साथ किसान जीवन को अपने लेखन का केंद्र बनाया। फकीर मोहन सेनापति उड़िया के महान कथाकार, बल्कि कहना ऐसे चाहिए कि उड़िया में लिखने वाले महान भारतीय कथाकार। छमाड़ आठ गुंठ जो उनका उपन्यास है, वह किसान जीवन पर लिखा गया भारत का पहला उपन्यास है। इसे याद रखना चाहिए विद्यार्थियों को। प्रेमचंद जब हिंदी में आते हैं, उर्दू में आते हैं, दोनों भाषाओं में, जैसा कि मैंने पहले की कक्षाओं में भी ये निवेदन किया है कि उर्दू में लिखना शुरू करते हैं प्रेमचंद, फिर हिंदी में आते हैं, तो किसान लेकर आते हैं। वो किसान का दुख दर्द, उसका संघर्ष, उसका संताप, सब कुछ प्रेमचंद के वहाँ वाणी पाता है। कुछ भी नहीं छोड़ते वे। किसान के एक पल की मुस्कान को भी वे अपनी रचना के केंद्र में लाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख ही दुख देख रहे हैं। और इस बात को लेकर वे बराबर दुखी रहते थे प्रेमचंद कि एक पल की मुस्कान भी किसान को कभी कभी मिल पाती है, बहुत मुश्किल से मिल पाती है। 1932 में प्रेमचंद ने एक निबंध लिखा था, हतभागे किसान। उस हतभागे किसान से मैं एक अंश पढ़ करके आपको सुनाता हूं और देखिए कि प्रेमचंद 1932 में, यानी अपनी मृत्यु से महज 4 वर्ष पूर्व, लगभग 4 वर्ष पूर्व, किस संजीदगी के साथ, किस गंभीरता के साथ, किस गहराई के साथ, किस कंसर्न के साथ किसानों के बारे में सोच रहे थे, कह रहे थे। प्रेमचंद कहते हैं कि भारत के 80% आदमी खेती करते हैं, कई फीसदी वह हैं जो अपनी जीविका के लिए किसानों के मोहताज हैं, जैसे गांव के बढ़ई, लुहार आदि। राष्ट्र के हाथ में जो कुछ विभूति है वह इन्हीं किसानों और मजदूरों की मेहनत का सदका है। हमारे स्कूल और विद्यालय, हमारी पुलिस और फौज, हमारी अदालतें और कचहरियाँ सब उन्हीं की कमाई के बल पर चलती हैं। लेकिन वही जो राष्ट्र के अन्न और वस्त्रदाता हैं, पेट भर अन्न को तरसते हैं, जाड़े पाले में ठिठुरते हैं और मक्खियों की तरह मरते हैं। ये 1932 में प्रेमचंद रेखांकित कर रहे थे हतभागे किसान में। और देखें
यह लेख है प्रेमचंद का, सीधी बात है ये, इसमें कोई पात्र नहीं है, किसी और के मुंह से नहीं कहलवा रहे हैं, यानी कोई दुविधा नहीं है कि यह जमींदार कह रहा है कि किसान कह रहा है कि सरकार का कोई पात्र कह रहा है। यह प्रेमचंद स्वयं कह रहे हैं, एक चिंतक की हैसियत से, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक की हैसियत से किसानों को लेकर कह रहे हैं। यह कारण नहीं है कि अवध का किसान आंदोलन होने से पहले उन्होंने प्रेमाश्रम जैसी कृति की रचना की। अवध के किसान आंदोलन के बाद किसानों को केंद्र में रखकर लिखने वाले और लोग भी सामने आए, कुछ कहानियां आईं, कुछ उपन्यास आए, लेकिन उसके पहले प्रेमचंद ने उस आग को महसूस कर लिया था। आप प्रेमाश्रम को जब पढ़ेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि उस समय पूरी दुनिया में किसानों की मुक्ति को लेकर जो कुछ चल रहा था, हो रहा था, प्रेमचंद उस पर दृष्टि लगाए हुए थे। बुल्गारिया में क्या हो रहा है यह प्रेमचंद देख रहे थे। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, और आज की तरह न टेलीविज़न था, न इंटरनेट था, तब सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इतनी सुविधाएं नहीं थीं। वो ललक थी प्रेमचंद के भीतर कि वे इन सूचनाओं को अर्जित कर सके, प्राप्त कर सके और उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल कर सके। जब प्रेमाश्रम की वो बात करते हैं, वहाँ समानांतर एक ही जमींदार परिवार से वे दो व्यक्तियों को, ज्ञानशंकर और प्रेमशंकर को खड़ा करते हैं। ज्ञानशंकर परंपरागत जमींदारी व्यवस्था की क्रूरता का प्रतीक है और प्रेमशंकर वह नवोन्मेषी है, वह बदलते भारत का एक प्रतिनिधि है, वह किसानों के प्रति प्रेम रखता है, वह कृषि को नई ऊंचाई देना चाहता है। यानी कि एक ही उपन्यास में, जैसा कि प्रेमचंद के बारे में लोग मानते हैं कि प्रेमचंद अपने आरंभिक लेखन में उस तरह यथार्थवादी नहीं थे जैसे कि वो बाद में हुए, लेकिन अगर आप प्रेमाश्रम को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रेमचंद यथार्थ के कटु रूप को भी लेकर आते हैं और उसके समानांतर एक स्वप्न लेकर भी आते हैं किसानों के लिए। प्रेमशंकर किसानों का स्वप्न है और ज्ञानशंकर जो परंपरागत क्रूरता है किसान की, जैसा कि मैंने निवेदन किया, वो उसका प्रतीक है। ज्ञानशंकर जैसे लोग सदियों से चलते चले आ रहे थे, किसी न किसी रूप में वे किसानों का, वंचितों का शोषण करते रहे, लेकिन प्रेमशंकर जैसे लोग कम कम हुए थे। पहली बार अपने उपन्यास में प्रेमचंद ने प्रेमशंकर के रूप में एक नई संभावना को जन्म दिया। किसान जीवन के संदर्भ में इसको रेखांकित किया जाना चाहिए। और यह भी कि एक ही परिवार से दोनों निकले, एक ही पिता के दो पुत्र हैं ये दोनों। यानी कि प्रेमचंद यह मानने को तैयार नहीं थे कि एक परवरिश एक ही ढंग की चीज़ देती है। प्रेमचंद को ये लगता था कि व्यक्ति अपना भी बहुत कुछ अर्जित करता है। प्रेमशंकर बाहर पढ़ने को जाता है, पढ़कर आता है तो वो नई रोशनी लेकर आता है, नई चीज़ें उसके साथ आती हैं जो किसानों के हित के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब आप इस उपन्यास से गुजरते हैं तो आपको ये पता चलता है कि किसानों की त्रासदी क्या है, किस तरह जमींदार किसानों से लगान वसूलते हैं, कितनी बर्बरता है। बर्बर शब्द के प्रयोग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लगभग वही भावबोध यहाँ पर है। कोई मनुष्यता नहीं किसानों से कर वसूलते, लगान वसूलते हुए। प्रेमचंद इसको दिखाते हैं। वे कादर भाई जैसा चरित्र इसमें बनाते हैं, बलराज जैसा चरित्र लेकर आते हैं। बहुत संभावनापूर्ण चरित्र है बलराज। वो बुल्गारिया का संदर्भ लेता है इस उपन्यास में, किसानों के विद्रोह का संदर्भ लेता है इस उपन्यास में। और याद रखिए कि भारतीय आज़ादी में किसानों की बड़ी भूमिका थी। प्रेमचंद इस बात की पहचान कर चुके थे लगभग अपने आरंभिक लेखन के दौर में ही कि आज़ादी की जो ललक, स्वाधीनता की जो ललक वंचित वर्ग में है, उन लोगों में है जिन्हें आप मध्य वर्ग से भी नीचे के समाज में रखते रहे हैं, उन लोगों में जो ललक है वह तथाकथित उच्च वर्ग में या मध्य वर्ग में नहीं है। प्रेमचंद देख रहे थे कि ये सुविधाभोगी वर्ग है,
यह अंग्रेजों के साथ भी मिला रहता है और यह स्वाधीनता संग्राम के साथियों के साथ भी मिला रहता है। दोनों तरफ है। गोदान में राय साहब जैसे लोग ऐसे ही हैं, वो अंग्रेजों को डलिया भी पहुंचाते हैं और स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ने वालों को भी चंदा देते हैं। दोनों तरफ मामला है, लेकिन तय करो तुम किस ओर हो। प्रेमचंद तो ये चाहते थे ना कि जो निर्णायक भूमिका में आएगा उसे तय करना पड़ेगा कि उसका पक्ष क्या है, वह दोनों ओर नहीं हो सकता। प्रेमाश्रम में प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, अंग्रेज सरकार क्या कर रही है और उसके नुमाइंदे जमींदार क्या कर रहे हैं। उस परिवार की एक स्त्री विद्या जब किसानों की स्थिति देखती है तो वो विचलित होती है, वह इस पर बात करती है। और एक कई प्रसंग ऐसे हैं इस उपन्यास में जो क्रमशः अगर आप प्रेमाश्रम से गुजरेंगे तो आपको यह भी दिखेगा कि प्रेमचंद किसानों के भीतर की चिंगारी को भी पहचान रहे थे। ये वही चिंगारी है जो स्वाधीनता संग्राम में दिखाई देती है। गांधी जी को ये मालूम था कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को साथ लेकर नहीं पूरी होगी, उसमें जब तक वंचित वर्ग के लोग शामिल नहीं होंगे, किसान शामिल नहीं होंगे, स्त्रियां शामिल नहीं होंगी, तब तक यह संभव नहीं होगा। और यही कारण है कि प्रेमचंद जब कर्मभूमि जैसा उपन्यास लिखते हैं जो स्वाधीनता आंदोलन पर केंद्रित उपन्यास है, तो वे वहां उसमें स्त्रियों की और किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, दिखाते हैं और लगातार भारत में होने वाले किसानों के मुक्ति आंदोलनों पर नजर रखते हैं। वे एक बात है, अवध के किसान आंदोलन के बाद जब वो जो रचनाएं लिखते हैं उसमें और तेजस्विता आती है, लेकिन इस बात के लिए तो प्रेमचंद को याद करना ही होगा, उनकी प्रशंसा करनी ही होगी कि अवध के किसान आंदोलन का जो मंतव्य था उससे पहले ही प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम में उस मंतव्य को प्रकट कर दिया था। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध का जो किसान आंदोलन हुआ उसके बारे में आप सबको जानना चाहिए, विस्तार से उसके बारे में आप सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन याद रखते हुए कि प्रेमचंद की दृष्टि बहुत आगे की दृष्टि थी। तो प्रेमाश्रम में किसान का संदर्भ आए, कर्मभूमि में किसान का संदर्भ आए, या गोदान में तो है ही है, होरी प्रतीक बन गया है भारतीय किसान का, उसका संदर्भ आए, आप ये देखेंगे कि प्रेमचंद किसान के जीवन के सभी पक्षों को बहुत बारीकी से देखते हैं। कोई पक्ष नहीं है शायद जिसे प्रेमचंद ने छोड़ दिया हो। प्रेमचंद किसानों को लेकर क्या सोचते थे, किस तरह सोचते थे, इसको जानने के लिए प्रेमचंद की कुछ बातों को देखें और ध्यान से देखें कि क्या कहते हैं। उस समय राव कृष्णपाल सिंह ने कुछ प्रस्ताव रखे थे सरकार के समक्ष। प्रेमचंद ने उस पर लेख लिखा और कहा कि सरकार को राव कृष्णपाल सिंह की इन बातों को स्वीकार करना चाहिए, इससे किसानों का हित होगा। वे कौन सी बातें थीं, आज आप इसको देखें और विचार करें कि प्रेमचंद लगभग 80 वर्ष पहले किस तरह सोच रहे थे। उनके मन में किसानों को लेकर चिंता की वह सीमा क्या रही होगी कि उन्हें राव कृष्णपाल सिंह की इन बातों पर विचार करना पड़ा और कहना पड़ा कि सरकार को इसका समर्थन करना चाहिए। उचित मात्रा में लगान घटा दिया जाए, लगान माफ़ी या किश्तबंदी का तरीका चलाया जाए, भूमि कर जमींदार की वास्तविक वसूली के हिसाब से लगाया जाए, न कि उसकी वसूली की संभावना पर। दूसरी बात वो कहते हैं, नहर का रेट इतना घटा दिया जाए कि सबके लिए आप पाशी सस्ती पड़े, पानी के लिए कह रहे हैं वो, आजकल की तरह केवल अमीरों के लायक ही न हो। तीसरी बात वो कहते हैं, जमींदारों को उनकी जिम्मेदारी सिखलानी चाहिए तथा जायज़ वसूली से अधिक वसूली करने की आज्ञा उन्हें नहीं देनी चाहिए। चौथी बात जो वो कहते हैं, किसानों का मौजूदा कर्जा जहाँ तक हो काट दिया जाए और कानून बनाकर सूद की दर तय कर दी जाए, साहूकारों को बही खाता रखने के लिए बाध्य किया जाए और उन्हें केवल किसान को खरीद लेने के लिए रुपया देने से रोका जाए।
अधिकांशतः उस दौर में हो रहा था कि कर्ज दे करके लोग किसान को खरीद लेते थे एक तरह से, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वह किसान उनका गुलाम हो जाता था। आप सब सवा सेर गेहूँ जो प्रेमचंद की कहानी है उससे परिचित होंगे, अगर नहीं है तो उसे पढ़िए। वह इसी बात को एक तरह से कहानी में प्रेमचंद ने दिखाया है, इसी बात को सिद्ध किया है प्रेमचंद में कि किस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है, दिखती रहती है। जो पांचवी और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, सरकारी अफसरों को किसानों से नाजायज वसूली से रोका जावे, बड़े सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कमी की जावे और उससे रुपया बचाकर बहुत ही कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए। यानी कि किसानों पर बात करते करते प्रेमचंद उन निम्न वर्गीय लोगों की बात भी करने लगे जिनकी तनख्वाह कम थी, जो कम पाते थे। यानी कि प्रेमचंद की दृष्टि देखें कि किसान पर जब विचार करते हैं तो वंचना झेल रहे और लोग भी उसके केंद्र में आ जाते हैं। इसी तरह जब किसानों पर बात करते करते यहाँ पर तो वो ज़मींदारों का थोड़ा जिक्र करते हैं, बस थोड़ी ही बात में प्रेमचंद फिर कहते हैं कि सरकार और किसान के बीच जमींदार नाम की चीज़ को नहीं होना चाहिए। वे उन्हें दलाल की संज्ञा देते हैं, कहते हैं कि सरकार और किसान के बीच जमींदार जो है वो एक दलाल वर्ग है। यह भाषा किसी और ने इस्तेमाल नहीं की। यह बहुत कड़वी बात है, शायद गाली की तरह लगे, लेकिन प्रेमचंद को ये लगता था कि यदि किसानों के बारे में सोचना है, भारत की बड़ी आबादी के बारे में सोचना है, तो कड़वी दवा तो देनी ही पड़ेगी। इसलिए वो जमींदारी के समूल नाश की बात करने लगे थे। उनका मानना था कि जब तक जमींदारी को समूल नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक किसानों का हित नहीं साधा जा सकेगा, किसानों के हित पर बात नहीं की जा सकेगी। बहुत चर्चित कहानी है प्रेमचंद की, आप सबने उस कहानी को अवश्य पढ़ा होगा, पूस की रात। एक ऐसी कहानी है, सामान्यतः छोटी कक्षाओं में ये कहानी पढ़ाई जाती है, हाई स्कूल तक की कक्षाओं में इस कहानी का पाठ किया जाता है, और इसको पढ़ते हुए अक्सर लोग ये बता देते हैं कि जो त्रासदी होती है इस कहानी में नायक के साथ, उसका जिक्र कर देते हैं लोग कि उसकी सारी फसल को नीलगायें चर जाती हैं, नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रेमचंद जब इस कहानी को लिख रहे थे तो सिर्फ इतने के लिए नहीं लिख रहे थे। इस छोटी सी कहानी के ताने बाने पर जब विचार करेंगे आप, तो आपको दिखेगा कि प्रेमचंद इस कहानी में एक ओर तो यह दिखाते हैं कि किसान के पास ओढ़ने के लिए जाड़े के दिनों में वस्त्र तक नहीं है। ओढ़ना जिसको कहते हैं आप, कंबल जिसको कहते हैं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है और ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। जो पैसा बचाकर घर में रखा गया है उसे भी साहूकार को देना पड़ता है। वह जब फसल रखाने जाता है तो उसे नीलगायें चर जाती हैं। जो कुत्ते के साथ, जो उसका कुत्ता है उसके साथ जो चित्र बनाया है प्रेमचंद ने, वो बहुत मार्मिक है। वंचना के प्रतीक के तौर पर दोनों को आमने सामने रखा है। रात दिन मेहनत किया लेकिन पैसा गया साहूकार के पास। अपने पास न वस्त्र है, न अन्न है, न ओढ़ना है, न बिछौना है। और अंततः वह निर्णय क्या लेता है? वह निर्णय लेता है कि मजदूर बन जाने में भलाई है। प्रेमचंद किसान के मजदूर बनने को त्रासदी की तरह देखते थे, लेकिन जब इस कहानी का नायक सोचता है कि मजदूर बन जाऊंगा तो कम से कम रात भर इस तरह जागना तो नहीं पड़ेगा, फसलें इस तरह नष्ट तो नहीं होंगी, दिन भर मजदूरी करूंगा, जो मिलेगा शाम को खा के सो जाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि प्रेमचंद इसमें मजदूर बनने को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। नहीं, प्रेमचंद इसमें दो चीज़ों को सामने रख रहे हैं। एक तो जमींदारी व्यवस्था को सामने रख रहे हैं और एक समानांतर जो पूंजीवादी व्यवस्था विकसित हो रही थी उसको भी सामने रख रहे हैं। पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें मजदूर आ जाता है, जिसमें उसके श्रम का मूल्य उसे तुरंत मिल जाता है। लेकिन याद रखें कि प्रेमचंद किसान के मजदूर बनने को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्हें यह तो लगता था कि जिस तरह किसान को तत्काल उसका मूल्य नहीं मिलता, उसके श्रम का, मजदूर को मिल जाता है, लेकिन वो चाहते थे कि किसान को जो उसका वास्तविक सम्मान है, उसके श्रम से जो उसको पूंजी मिलनी चाहिए वो मिले, जो कि पूस की रात में इस त्रासदी, बल्कि एक तरह से उसका जो अंत है, ट्रेजेडी सिर्फ यह नहीं होती है कि नायक मर जाए या नायिका मर जाए। ट्रेजेडी यह भी होती है
कि एक ईमानदार व्यक्ति संघर्ष करते करते, ईमानदारी से संघर्ष करते करते अंत में हार जाए, यह बड़ी त्रासदी होती है। होरी का गोदान में मरना त्रासदी नहीं है, उसका हार जाना त्रासदी है। मृत्यु तो सबको एक दिन आनी है, उसके असमय मरने में दुख है, लेकिन उससे बड़ा दुख है कि एक ईमानदार व्यक्ति, रात दिन काम करने वाला व्यक्ति, न बेटी के साथ न्याय कर पाया, न परिवार के साथ कर पाया और अंततः हार गया और मृत्यु को प्राप्त कर गया। ये त्रासदी है। ये पूस की रात की भी त्रासदी है कि किसान अपनी फसल को नहीं बचा सकता, नहीं बचा पाया, उसके पास कोई संसाधन नहीं है, और वो बच भी जाए तो क्या, साहूकार ले जाएगा पैसा लगान के नाम पर, कर्ज पर ब्याज के नाम पर। किसानों का कम पढ़ा लिखा होना भी उनके लिए दुख का विषय था। प्रेमचंद पहले रचनाकार हैं जिन्होंने इसको रेखांकित किया कि किसान यदि पढ़ा लिखा हो तो उसे पता चलेगा कि साहूकार कितना कर्ज दे रहा है, क्या ब्याज लगा रहा है, उसे क्या ले रहा है और क्या छोड़ रहा है। ये चीज़ प्रेमचंद देख पाते हैं पहली बार। तो किसानों के भी पढ़ने की बात करते हैं, किसानों के बच्चों की पढ़ने की बात करते हैं प्रेमचंद। तो जब किसान जीवन की बात करते हैं तो खेती की बात नहीं करते, वो मुकम्मल किसान की बात करते हैं। उसके जीवन के जितने पक्ष हो सकते हैं, जितने विविध प्रसंग हो सकते हैं, सबकी बात कर सकते हैं। आप जब गोदान में किसान जीवन देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो बार बार मर्यादा की बात करता है, मर्यादा की बात करता है। किसान जीवन की एक सुंदरता भी है मर्यादा, और एक प्रकार की त्रासदी भी है मर्यादा। कई बार किसान मर्यादा के नाम पर वो सब कार्य कर लेता है जब जो नहीं करना चाहिए उसे। होरी का भाई उसकी गाय को जहर दे देता है, गाय मर जाती है। धनिया जो होरी की पत्नी है वो भाई को सजा दिलाना चाहती है, देवर को, लेकिन होरी कहता है घर की बात है, ये मर्याद का मामला है। ये आप इस दुविधा को त्रासदी कह सकते हैं, इस दुविधा को आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जीवन की एक सुंदरता है, किसान जीवन की एक सुंदरता है। लेकिन ये है कि प्रेमचंद उस ईर्ष्या द्वेष को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं किसान जीवन में, जो वंचना के बावजूद भी वहाँ बनी हुई है, दिखती रहती है। वंचना में अगर ये ईर्ष्या द्वेष न हो तो शायद वो ज़्यादा सघन ढंग से अपनी चीज़ों को सामने ला सकें, लड़ाई को लड़ सकें। तो प्रेमाश्रम में भी है, कर्मभूमि में भी है, आप ये गोदान में भी देखेंगे, आप तमाम कहानियों में, ये बलिदान जैसी कहानी में आप देखेंगे। इसे बलिदान जैसी कहानी में आप देखेंगे कि किसान जो है वो एक तरह से प्रेत बन गया है, उसको आप सामान्य भाषा में कहें, और उसकी आत्मा खेत के चारों तरफ भटकती रहती है। अब आज कोई कह सकता है कि प्रेमचंद ने ये क्या कर दिया, आत्मा परमात्मा जैसी चीज़ कहानी में ला दी उन्होंने, मर गया तो मर गया, जो मर गया उसकी आत्मा क्यों आएगी। लेकिन प्रेमचंद, बल्कि आप इसको अगर कहना चाहें तो जादुई यथार्थवाद वाले ढंग से अगर पढ़ना चाहें, जो कि विकसित हो चला है पढ़ने का तरीका, तो देखेंगे कि इन सबसे बहुत पहले प्रेमचंद ने एक किसान को अपने ज़मीन से इस कदर जुड़ा दिखाने के लिए ये कार्य किया था कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा कलपती रहती है और उसी खेत के इर्द गिर्द मंडराती रहती है। यानी कि एक किसान अपने खेतों के साथ कैसा जुड़ाव रखता है, इसको अगर समझना हो तो बलिदान को जरूर पढ़ना चाहिए, और ये सोच के पढ़ना चाहिए कि ये भूत प्रेत की कथा नहीं है, यह किसान के प्रेम की कथा है, अपनी जो खेत रूपी संपत्ति है उसके प्रति। बराबर किसान चाहता है कि उसका खेत उसके साथ रहे, और प्रेमचंद बराबर किसी किसान की प्रसन्नता जब भी दिखाते हैं तो खेत के साथ दिखाते हैं, फसलों के साथ दिखाते हैं, उसी के साथ सब जुड़ी हुई है। तो उनकी कहानियों में आप जाएंगे, उनके निबंधों में जाएंगे, सैकड़ों निबंध लिखे हैं प्रेमचंद ने किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए, जो तत्कालीन सरकार की निगाह में गए भी होंगे, अवश्य गए होंगे, लेकिन जाहिर है बहुत फर्क नहीं पड़ा। वे निबंध आज़ाद भारत की सरकारों के समक्ष भी हैं, अलग से पुस्तकाकार हैं, संग्रहित हैं, वे भी हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ भी हैं, प्रेमचंद के उपन्यास भी हैं, सब कुछ है, लेकिन किसान अब भी खुशहाल नहीं है। तो किसानों पर बात करते हुए इन चीज़ों को हमें बार बार देखना होगा, समझना होगा, और ये देखना होगा कि कादर भाई जैसे लोग क्यों कर कहते हैं
एकीकरण की बात क्यों करते हैं? क्यों भोला जब बात करता है होरी से और कहता है कि हम में एका नहीं है, अगर हम में एका होती तो कोई हमारा इस तरह शोषण नहीं कर पाता। किसान इसको महसूस करने लगे थे और प्रेमचंद इसको प्रेमाश्रम में भी रेखांकित करते हैं और इसको एक रेखांकित करते हैं वो गोदान में भी। कर्मभूमि में जो प्रोफेसर साहब हैं उनके माध्यम से वो किसानों की समस्या को लेकर के आते हैं, दिखाते हैं, प्रकट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब लेकर आते हैं प्रेमचंद तो समझ में आता है। प्रेमचंद के वहाँ जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि जहाँ पर कोई प्रसंग नहीं दिख रहा होगा किसान का, प्रेमचंद वहाँ भी किसान को लेकर आते हैं। यह कारण नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने प्रेमचंद को किसान जीवन का कथाकार माना, किसान जीवन का चिंतक माना, लेकिन यह एक बड़ा हिस्सा है प्रेमचंद के लेखन का, संपूर्ण हिस्सा नहीं है। इस पर विचार करके आप प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ें, वो विध्वंस को पढ़ें, वो पूस की रात को पढ़ें या अन्य किसी भी कहानी को जिसमें किसान जीवन का संदर्भ आया है, उपन्यासों को पढ़ें। ये सब चीज़ें तब ज़्यादा स्पष्ट होंगी, ज़्यादा ध्यान से आपके दिमाग में आएंगी। अपने लेखन के अंतिम दौर में प्रेमचंद किसानों के लिए बैंक की व्यवस्था पर भी सोचने लगे थे। उस दौर में उन्होंने 1933 में एक आर्टिकल लिखा, एक निबंध लिखा उन्होंने, जिसमें कृषि बैंकों की ज़रूरत को केंद्र में रख करके उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा कि किसानों की बात तो होती है लेकिन किसानों का हित कोई नहीं सोचता, और बात करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए एक बैंक की व्यवस्था करे जो किसानों को सही ढंग से ऋण दे, जिसमें उनके साथ कोई ज्यादती न हो, कोई शोषण न हो। कोई और नहीं सोच रहा था इस बारे में। सोचें कि प्रेमचंद निरे किस्सागो नहीं थे, वे सिर्फ मनोरंजन करने के लिए नहीं लिख रहे थे। यह अनायास नहीं है कि 1936 के अपने भाषण में, जो प्रसिद्ध भाषण है उनका, उसमें उन्होंने ये कहा कि साहित्य का काम सोए हुए लोगों को जगाना है। उसी भाषण में उन्होंने कहा कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। यह प्रेमचंद कोई स्लोगन नहीं कह रहे थे, ये अपने ही लेखन का निष्कर्ष बता रहे थे। जो उन्होंने खुद किया था अपने जीवन में वही बता रहे थे। आप उनकी कहानियों में ऐसे पात्र आए हैं जो जमींदार हैं, जो किसानों के बारे में बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेख लिखते हैं, लगान लेते हैं, लेकिन अपने किसी असामी को नहीं पहचानते, यानी अपने गांव में किसी व्यक्ति को नहीं पहचानते, उसका नाम नहीं जानते। सेवा सदन में भी एक प्रसंग आता है जहां पर असामियों के शोषण का प्रसंग आता है। सेवा सदन बिल्कुल भिन्न विषय पर लिखा गया उपन्यास है, लेकिन वहां पर भी ये प्रसंग लेकर के प्रेमचंद आते हैं। आप ये देखें, मतलब ये जब सारी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रेमचंद के निबंधों का प्रसंग, प्रेमचंद की कहानियों का प्रसंग, प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रसंग, तो आग्रह सिर्फ इतना है कि जब आप प्रेमचंद को पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें, तो इस अंतर्दृष्टि के साथ पढ़ें कि प्रेमचंद ऊपर झापर तरीके से किसानों को नहीं देख रहे थे, बल्कि प्रेमचंद ने किसी को भी इस तरीके से नहीं देखा। जिन विषयों को भी उन्होंने छुआ, लिखने के लिए चुना, चाहे वो किसान का प्रसंग हो, स्त्री का प्रसंग हो, दलित का प्रसंग हो, स्वाधीनता आंदोलन का प्रसंग हो, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसंग हो, या वंचना के क्षेत्र से जुड़े लोगों के संघर्ष के प्रसंग हों, हर जगह प्रेमचंद ने डूब कर लिखा, ईमानदारी से लिखा। यह अकारण नहीं है कि आज भी जब भारतीय साहित्य में किसान का जिक्र आता है, किसानों पर लिखे गए साहित्य का जिक्र आता है, तो प्रेमचंद का नाम अनिवार्य रूप से आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रेमचंद को इत्यादि में डाल दें या किसी पिछले क्रम में ले आएं। वे आते हैं और आते रहेंगे, और उनको लाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रेमचंद अपने सांस्कृतिक जीवन में इस कदर डूबे हुए हैं कि उनका अनुवाद भी बहुत आसान नहीं है। ये भी उनके किसान जीवन और ग्रामीण जीवन की समझ का नतीजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसान जीवन को लेकर प्रेमचंद की जो समझ थी, वह समझ आप लोगों तक पहुँची है, और इस समझ के सहारे जब आप प्रेमचंद की किसान संबंधी रचनाओं को पढ़ेंगे तो अधिक अर्थ प्राप्त कर सकेंगे, अधिक ठीक ढंग से उनकी व्याख्या कर सकेंगे। धन्यवाद।